हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार आप लोग के डिमांड पे सामाजिक अध्ययन का हम लोग इकाई 3 भी लेके आ गए हैं। लगातार आप लोग का मैसेज आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 2 क्लासेस अभी हम लोग ने करवाया था आपको यूट्यूब के माध्यम से, इकाई 1 और इकाई 2। ठीक है, तो चलेगा, और कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से खिला देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भी टाइम लिमिट रहती है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि आप कंप्लीट तैयारी करना, पूरे कंप्लीट इकाई का, और साथ ही साथ आप पूरा सीजी टेट का कंप्लीट 150 नंबर का तैयारी करना, तो आपको हमारे व्हाट्सएप बैच से जुड़ना पड़ेगा। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आप पूरा 150 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम लोग का जो इकाई 3 है, आप सभी सिलेबस देखे होंगे, तो उसमें क्या, मौर्य गुप्त साम्राज्य है। नाम से ही आप लोग देख रहे हैं कि ये अथाह भंडार है। आप हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो एक इन दोनों मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का एक समुंदर की तरह मान सकते हैं। इतना बड़ा इसका सिलेबस है। आप मौर्य, उनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कैसे कैसे व्यवस्था थी। तो बहुत बड़ा ये सिलेबस है, लेकिन अपने को उतना गहरा नहीं जाना है। सीजीपीएससी लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखेंगे, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो अपने सिलेबस को शिक्षक भर्ती सीजी व्यापम के लेवल पे पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इसको सीजीपीएससी लेवल के उन लोग जो पढ़ा रहे थे वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा आप डीपली पढ़ते हैं और जाकर क्वेश्चन वैसा नहीं आता। तो आप इसको जैसा आ रहा है 2 4 5 साल का आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, जब जब सीजी टेट हुआ है उस हिसाब से आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ज़्यादा एकदम डीपली नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी लेवल पे आज हम लोग लेके आए हैं। तो सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर, इकाई 3 का। ध्यान रखेंगे 9 PM पे क्लास हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लास डेली हो रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जो भी क्लास हो आपको 30 मिनट पहले 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज क्या चीज़ का क्लास होना है करके। ठीक है, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। और बैच में अगर आप जुड़े होंगे तो आपको तो डेली टारगेट के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार आपको एक एक टॉपिक वाइज का टेस्ट मिल ही रहा है। ठीक है, तो उसमें आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से आपका हो रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए। लाइव चैट में आप साथ ही साथ आंसर देते चलिए, ताकि आपके दिमाग में वो जो आंसर आप टाइप करते हैं वो फिट हो जाए। ठीक है, चलेगा। मैं अभी मौर्य साम्राज्य के और गुप्त साम्राज्य के उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं और उनमें से फिल्टर करके एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ये एकदम फिल्टर जो 4 से 5 साल को होगा, हम लोग एनालिसिस करने के बाद देखें कि व्यापम लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी लेवल के ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य आपने पढ़ना शुरू किया होगा, सबसे पहला आपने यही चीज पढ़ा होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसका थ्योरी भी मेरे द्वारा पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग देखे होंगे वीडियो को, नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे लाइव चैट में। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उज्जैन। आपको सभी को पता है कि चारों क्या है, शिक्षा के केंद्र थे। उस समय बौद्ध जो धर्म थे वो ज़्यादा प्रताप पे था, मतलब बोल सके कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गए थे। बौद्ध भिक्षुक आते थे। तो चलेगा, इसको बताइए, मौर्य काल में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल की बात कर रहे हैं, तो देखिए मौर्य काल में सबसे मेन था तक्षशिला। तो याद रखेंगे, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार वो किस धर्म को मानता था? वैदिक धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, आजीवक धर्म को? बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। बहुत बड़ा अथाह समुद्र जैसे भंडार है मौर्य साम्राज्य, लेकिन केवल मैं जितने महत्वपूर्ण सीजी व्यापम लेवल पर जैसे क्वेश्चन बने उसी पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ना। चलेगा, बताएंगे बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, आजीवक धर्म। याद रखेंगे, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार था वो आजीवक धर्म के अनुयायी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरा का।
आप लोग लास्ट में कमेंट नहीं करते आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में आप जरूर कमेंट किया करें ताकि हमको रिस्पॉन्स पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे है। सौराष्ट्र, जिसको अभी गुजरात के नाम से जाना जाता है, में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यहाँ का कि CGPSC में भी ये पूछा गया है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यगुप्त ने, ऑप्शन बी पुष्यमित्र ने। देखेंगे दोनों में नाम मिलता जुलता है ना, एक पुष्यगुप्त है, पुष्यमित्र है, और तीसरा है पुष्यभूति, और चौथा है पुष्यवर्धन। देखिए एकदम कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आपको रखा गया है ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग करेंगे लाइव चैट में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? उनके गवर्नर थे, तो किस गवर्नर ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पुष्यगुप्त। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पुष्य सभी में दिखेगा आपको, पुष्यगुप्त आपको लगाना है। चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त है, तो ये पुष्यगुप्त याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, कथन वाला, मैं सारे प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिएगा ध्यान से पढ़ेंगे, पहले कथन को पढ़ते हैं फिर हम लोग जाएंगे कारण पे। देखिए कथन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, क्यों? कारण बताएंगे। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये बोल रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य क्यों मिलाया था, तो ये कारण इसका बताया गया यहाँ पे कि जो कलिंग है, जो स्थल है, कलिंग नाम का जो जगह है, वो भारत को जाने वाले स्थलीय मार्ग को भी जोड़ता था, समुद्री मार्ग को नियंत्रित, दोनों को नियंत्रित करने के लिए मेन जगह था, ऐसा कारण बताया जा रहा है। इसी कारण अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। तो आपको बताना है इन दोनों में से। अब ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ए और दो दोनों सही हैं, आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। मतलब वही है, कारण और रीजन पर आपको क्वेश्चन को घुमाया है। चलिएगा आराम से इसको पढ़िए, 30 सेकंड का समय ले लीजिए, लेकिन एकदम सही आंसर दीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, आप लोग बैच से जुड़ जाइएगा। नंबर आपको मैं बता दिया हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, तब तक आप आंसर कीजिए। 7583864461 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा कि CGTET की तैयारी करना है, कि सहायक शिक्षक का, कि शिक्षक का। ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आप पेपर 2 की तैयारी करें, चाहे आप सहायक शिक्षक के लिए, चाहे आप शिक्षक के लिए, कहीं ना कहीं ये आपके सामान्य ज्ञान, जैसे आप सहायक पेपर 1 की तैयारी करें, सहायक शिक्षक की आप तैयारी करेंगे, तो उसमें पेपर 1 में सामान्य ज्ञान है 10 नंबर का, उसमें आपका ये सेम सिलेबस है, ठीक है। पेपर 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब सामाजिक अध्ययन, तो 60 नंबर में है CGTET में, और शिक्षक भर्ती का आप सिलेबस देखेंगे 20 नंबर में सामाजिक अध्ययन है, 10 नंबर सामान्य ज्ञान, टोटल 30 नंबर में वहाँ ये कवर है। तो सभी चीज़ें वही चीज़ें हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मैं तो शुरू में ही समझा कर आपको पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये कथन भी सही है, कारण भी सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, क्योंकि जो कलिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट जगह है कि वो भारत को स्थलीय और समुद्र मार्ग दोनों को नियंत्रित करने के लिए वो ऐसा खास जगह था वो कलिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया जो आपको CGTET लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे अभी करेंट में जो पूछा जा रहा है व्यापम में, ठीक है, उस सभी को एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? चलिए बताएंगे, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? कलिंग की, कौशाम्बी की, उत्तरापद की, दक्षिणापद की? तो आपको बताना है सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी। जल्दी से आंसर करेंगे। छठा क्वेश्चन हटा दिया हूँ, इसलिए आपको पांचों के बाद सातों आपको स्किप दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए, CG व्यापम CGTET के लिए, उसी को लेके आ रहे हैं। चलिएगा, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी, जल्दी से बताएंगे। नहीं पढ़े होंगे तो भी आप वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं बार बार आप मौर्य काल नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो पूरा देखिए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे आज। तो सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी, तो इसको याद कर लीजिए, दक्षिणापद की, ठीक है। तो इसको यहीं याद कर लीजिए, आप थ्योरी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मौर्य काल अभी आपको समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन याद कर लीजिए ताकि आप जब पढ़ेंगे
थ्योरी, तो आपको ये क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ पे ये थ्योरी दिया, यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, एग्रोनोमई किस विभाग का अधिकारी था? एग्रोनोमई किस विभाग का अधिकारी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि राजस्व विभाग का, सैन्य विभाग का, उद्योग विभाग का, विदेश विभाग का। तो एग्रोनोमई किस विभाग का अधिकारी था? आपको जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, आप लाइव चेक में आइए, तभी कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, डेली 9 PM पे आप लोग आ जाया करें, लिंक का वेट मत किया करें, सीधे चैनल में आया करें, वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लासेस मिल जाएंगी। एग्रोनोमई किस विभाग का अधिकारी था? जल्दी बताएंगे। चलेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, भूमि राजस्व विभाग का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एग्रोनोमई किस विभाग का अधिकारी था? तो भूमि राजस्व विभाग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी किसका परीक्षण करता था? तो जो रूपदर्शक था वो क्या चीज का परीक्षण करता था? गणिकाओं का, मुद्राओं का, स्वर्ण का, गुप्तचरों का। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सीजी व्यापम में, सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में जैसा पूछा जा रहा है उसी लेवल पे हम लोग मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य दोनों को कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी किसका परीक्षण करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मुद्राओं का। याद रखेंगे, रूप मतलब मुद्रा ही होता है ना, रूपदर्शक मतलब जो मुद्रा को देखता है, रूप को देखता है, तो मुद्रदर्शक ये आपका हो जाएगा रूपदर्शक, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला। ठीक है, चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 9वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अभी विज्ञापन आने में टाइम है तो आराम से करेंगे, बाद में टेस्ट दिलाएंगे करके आप गलती करेंगे, लास्ट में आप हड़बड़ा जाएंगे जब विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ तैयारी कीजिए, प्रतिदिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी आपको कुछ ये डेमो के माध्यम टाइप का ही आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग पूरा 150 नंबर का सिलेबस आपको तैयार करवा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, ना क्लास का कोई फीस लेते हैं, ना किसी भी चीज़ का PDF का, केवल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपसे फीस लेते हैं, टाइपिंग का, और आपको एक एक टॉपिक वाइज के सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, जिनको भी जुड़ना होगा आज ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां स्क्रीन पे लग चुका है, पढ़ लिए होंगे, पढ़ते हैं एक बार। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं था? आप सभी को पता है कि जो मेगास्थनिक है, दार्शनिक है, वो मौर्य के समय आया था भारत, और उन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है, और उसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया। तो उसी में पूछ रहा है कि कौन से वर्ग नहीं था उसके वर्णन में? दास, शिल्पकार, योद्धा, कृषक। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा वर्ग उस समय मौजूद नहीं था? जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, दास नहीं था, बाकी योद्धा था, कृषक था, शिल्पकार था। ठीक है, नहीं है पूछा उसको गोला लगा लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, पेपर में भी बैठेंगे आप डायरेक्ट ऐसे गोला मार दीजिएगा, कौन सा वर्ग नहीं था, नहीं शब्द को, और दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त की सेना का डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? जो चंद्रगुप्त की सेना को है ना, यहाँ पे चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? प्लटार्क ने, प्लिनी ने, जस्टिन ने, मेगास्थनीज ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह क्यों कहा था, या किसने कहा था, ये बता दीजिए आप। क्यों, तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी नाम ही याद कर लीजिए। जल्दी से बताएंगे, कमेंट कीजिए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जस्टिन। चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह के नाम से इन्होंने उल्लेख किया जस्टिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? बढ़िया क्वेश्चन है। विशाखादत्त, कौटिल्य, विल्हड़, कल्हड़। तो आपको बताना है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था, याद रखेंगे। कौटिल्य का शास्त्र भी आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त किस ग्रंथ से मौर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आप सभी जानते हैं जो कौटिल्य है, या चंद बोल सकते हैं, अभी हम लोग ने जिसके बारे में पढ़ा,
ये इसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चाणक्य और कौटिल्य, इसी ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। तो वही बात कर रहा है जो अर्थशास्त्र के अतिरिक्त किस ग्रंथ से मौर्यों के विषय में और जानकारी मिलता है विस्तृत रूप से। राजतरंगिणी, मंजूश्री मूलकल्प, इंडिका, मंजूश्री कल्प। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने बताइए, अर्थशास्त्र के अलावा और ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। एकदम ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मंजूश्री मूलकल्प। देखेंगे ध्यान से ना, मंजूश्री मूलकल्प, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मंजूश्री मूलकल्प। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के समय में पुलिस को क्या कहते थे। जैसा लेवल सीजी व्यापक में पूछा जाए उसी लेवल का क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है। चंद्रगुप्त के समय में पुलिस को क्या कहते थे। पुलिस, रक्षक, रक्षिण, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे। साथ ही साथ आप इसको क्लियर करते चलिए। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप सारे टॉपिक के पूरे 150 नंबर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षिक। याद रखेंगे, रक्षिण, रक्षिण पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त के समय पुलिस को रक्षिण कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। तो आपको पता है कि मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, उसमें से जो दीवानी सिविल न्यायालय को क्या कहा जाता था। अभी भी आप जानते हो दो प्रकार, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। तो इसमें पूछा है कि जो दीवानी न्यायालय था और किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन है आपको एक कंडक शोधक, दीवानी न्यायालय, धर्मस्थ, दंडाधिकारी। तो किस नाम से उस न्यायालय, उस कोर्ट को जाना जाता था उस समय, जहां सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय अभी वर्तमान में बोला जाता है। जल्दी बताएंगे इसको, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मस्थ। याद रखेंगे, जो दीवानी सिविल न्यायालय को धर्मस्थ कहा जाता था मौर्य काल में। चलेगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, क्लास कैसा लगा आपको और आगे क्लास चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब जैसा आपका रिस्पांस आता रहा मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और लाइव क्लास आपको इसी माध्यम से और चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। फौजदारी क्रिमिनल न्यायालयों का नाम था। देखिए अभी हम लोग उसी क्वेश्चन को दो बार पढ़े। एक दीवानी का नाम हम लोग पढ़ा, धर्मस्थ था। ये क्या है, दीवानी, ये तो यहीं काट लीजिएगा। ठीक है, दीवानी। और अब दूसरा हम लोग पढ़े फौजदारी। फौजदारी को क्या कहा जाता है, तो स्वाभाविक साथ इन तीनों में से आप बताइए। कंटक शोधन, दीवानी न्यायालय, दंडाधिकारी। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ऐसे ही आप काट सकते हैं। धर्मस्थ आपको पता है दीवानी न्यायालय बोलते थे। अब इन दोनों में से ऑप्शन आपके सामने 50-50 वाला कहानी यहाँ पे हो गया। ऑप्शन नंबर 1 कंटक शोधन और ऑप्शन नंबर डी दंडाधिकारी। जल्दी बताएंगे। तो देखिए अधिकारी तो होगा नहीं, कोई अधिकारी की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कंटक शोधन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। फौजदारी को जहाँ क्रिमिनल न्यायालय बोला जाता है उसको कंटक शोधन बोला जाता था, और जो दीवानी न्यायालय बोला जाता है उसको धर्मस्थ बोला जाता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। पेपर 1 वाले, सहायक शिक्षक वाले, आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग के लिए कल पर्यावरण के क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत शानदार तरीके से। आप सभी पता है कि पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत मुश्किल में मिल रहे हैं, क्योंकि वो सीटेट लेवल के, और सीटेट का जो सिलेबस है वो पर्यावरण और आपके व्यापम का जो सीजीटेट का पर्यावरण, वो दोनों में पूरा अंतर है, कोई मेल ही नहीं है। उसमें अलग ही सिलेबस है पर्यावरण का, इसमें अलग सिलेबस है। तो इसके आपको नोट्स, थ्योरी क्लासेस कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कल क्वेश्चन के माध्यम से एक क्लास पर्यावरण पे लेकर आऊँ। ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा आप सभी सहायक शिक्षक पेपर 1 वाले। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मौर्य काल में परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। परिषद, लोकसभा, सभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद। तो मौर्य काल में परिषद शब्द बोला जाता था, केवल परिषद। परिषद तो परिषद होता क्या था, अभी के शब्दों में परिषद किस रूप में है, आपको ये बताना है क्वेश्चन। लोकसभा, सभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल। जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल, अभी कहा जाता है मंत्रिमंडल परिषद या मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल भी कहते हैं या मंत्री परिषद, याद रखेंगे।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मौर्य काल में मंत्रिपरिषद को केवल परिषद नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही लेके आया हूं मैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें करा नहीं पा रहे हैं, टेस्ट बैच में हो रहा है, तो यहाँ जो करा रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फिल्टर करके लेके आ रहे हैं। तो मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी प्राकृत भाषा का याद कर लीजिएगा। मौर्य काल में प्रशासन में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा, 20 क्वेश्चन थे आज के। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाधीराज। श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? तो महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया था? जल्दी इस कमेंट करके बताएंगे। इसका एक सेशन और ले लेंगे, आज तो 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा था मैं इसमें, तो 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक सेशन और ले लेंगे मौर्य और गुप्त की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे आपके, जितने अच्छे कमेंट आएंगे, उतने जल्दी तेज़ी से और आगे सिलेबस आपका इसमें अपलोड होगा। चलिएगा जल्दी बताएंगे, महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त ने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन स्किप हो गया, चलिए 19 ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके ऑप्शन तो मैंने लिया है, लेकिन क्वेश्चन स्किप हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन है, कल आगे कवर कर लेंगे इसका। ठीक है, एक सेशन और ले लेंगे, उसके बाद आपका पर्यावरण वाला सेशन भी ले लेंगे, या कल पर्यावरण कर लेंगे पेपर 1 के लिए। उसके बाद एक और सेपरेट अलग से थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन और लेके मौर्य और गुप्त साम्राज्य कवर करेंगे। देखिए बहुत बड़ा है ये सिलेबस है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, यहाँ कवर कर पाना मुश्किल है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो पाएगा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं अननेसेसरी क्वेश्चनों को नहीं लिया हूँ। जो CGPSC लेवल के हैं, जो UPSC लेवल के क्वेश्चन है, उसको मैंने नहीं लिया। जैसा भी पैटर्न चल रहा है CG व्यापम में, CG टेट में, उसी लेवल के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए 19 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस सेशन में। अगला सेशन फिर से स्टार्ट होगा, तो अगले सेशन में मिलते हैं। नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, जिन लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क ले रहे हैं हम लोग, पूरे 150 नंबर के आपको तैयारी करा रहे हैं। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक लगातार हम आपको प्रैक्टिस कराएं, एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, सारे टॉपिक के, चाहे हिंदी हो, गणित पेडोलॉजी हो, हिंदी पेडोलॉजी हो, बाल विकास हो, एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर नोट करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दबा के इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लग रहा है। तो इसी प्रकार अगला इकाई, इसका एक और ले जाएंगे पार्ट 2, उसके बाद अगला इकाई की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।